सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। और बच्चों, आज की क्लास फिर से एक नई जर्नी की शुरुआत है, क्योंकि जिस भी दिन हमारा नया चैप्टर शुरू होता है तो उसके साथ हमें मिलती है बहुत सारी न्यू नॉलेज। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक नई जर्नी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जैसे कि हमने रिसेंटली डायरेक्टिंग का चैप्टर कंप्लीट किया और कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने वहाँ पर सीखी, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग। तो बेटा, जर्नी की तो शुरुआत है ही, बट एट द सेम टाइम एक जर्नी जो हमने चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत की थी, वो जर्नी कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 8 पे आकर ख़त्म भी होती है। बच्चों, जब हमने स्टार्टिंग में सिलेबस को समझा कि क्लास 12 के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 12 चैप्टर्स हैं, बट वो सारे चैप्टर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए थे। पार्ट ए में 1 to 8 चैप्टर्स हैं और पार्ट बी में 9 to 12। तो बेटा, हम यहाँ पर पार्ट ए कंप्लीट करने वाले हैं। तो है ना, हमारी पार्ट ए की जो जर्नी जो शुरू हुई थी आज से कुछ महीनों पहले, वो अब यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत बढ़िया तरीके से अपने पार्ट ए को कंप्लीट किया। एंड आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इन डेप्थ आप लोगों ने उन सब चीज़ों को समझा होगा और वो जो हमारे प्यारे प्यारे चुटकुले थे और बहुत सारी जो हमारी यादें हैं उन एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद होगी। ठीक है, चलिए। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए का आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग। प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, स्टाफ को भी देख लिया, उनको डायरेक्ट करने का तरीका भी देख लिया। अब कंट्रोल कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, उसमें से जो लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग, आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है। बहुत ही प्यारा सा आखिरी चैप्टर है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत क्यूट और बहुत छोटा सा चैप्टर है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब शुरू और कब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो ज़रा, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में, देन हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, और लास्ट में एक आखिरी क्वेश्चन हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग के साथ। देखो, तुम लोगों ने शुरुआत की थी प्लानिंग से कि भाई जब हम थे जून के टाइम पे हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ना शुरू किया, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे जाना है घूमने। मैंने प्लान किया कि मैं घूमने जाऊंगी, जून में जाऊंगी। और मैं तो सोचती रह गई, तुम्हें पता है मैं प्लान ही करती रह गई, मेरी प्लानिंग तो फेल हो गई क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा पाई, बट तुम ज़रूर गए होगे। और ऐसे न जाने कितने सारे चुटमुट प्लान जो है वो तुम लोग बनाते रहते हो, है ना। प्लान बनाते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, देखते हो कि क्या काम करना है, किससे काम कराना है, उसी के अकॉर्डिंग लोगों को इकट्ठा करते हो, डायरेक्शन देते हो। बट कंट्रोलिंग कब होती है? कब जाकर आप देखते हो कि जो काम हमने किया वो सही किया भी है, नहीं किया। चलो मैं बताती हूँ इसको। अब हाल फिलहाल में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, है ना। अब यही देखो, तुम्हें थोड़ी से तो मोटिवेशन देना पड़ेगा ना। और मोटिवेशन तुम्हें पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन प्यार में भी है, फूलों में भी है और कांटों में भी है। तो मोटिवेशन प्यार वाली वाणी में भी है और थोड़े से तानों में भी है। तो सुन लो, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। तो बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं, है ना। अब जब ये हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके होंगे तो एक क्राइटेरिया होता है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग अपने माइंड में सोच कर रखते हैं कि यार हाफ ईयरली हमारा टारगेट क्या है। और मेरा मानना है कि सबको ये टारगेट सोच लेना चाहिए। तो ठीक है, अभी हमारी शुरुआत ही हुई है, तो अभी से हम ये नहीं कह सकते कि हाफ ईयरली में 90+ हम लेकर आ रहे हैं। लेकर आओ, बहुत अच्छी बात है, लाने वाले लाएंगे भी। पर ठीक है, हम कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड रखते हैं कि अगर उससे ज़्यादा अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कम हो गया तो फिर दुख होगा, है ना। तो ऐसा रखो जिसको हम अचीव कर पाएँ। तो लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि आपने सोचा है कि इस बार हाफ ईयरली में 80% मार्क्स तो हम लेकर ही आएंगे, ये आपने प्लान कर लिया है अभी से।
अब इस 80% मार्क्स को अचीव करने के लिए आपने सोचना शुरू किया कि यार 80% मार्क्स कैसे आएंगे, इकट्ठे करो रिसोर्सेज, क्या करें, कैसे करेंगे, कि हमें रेगुलर पढ़ना होगा, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, नोट्स बनाएंगे, की नोट्स बनाएंगे, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्लो चार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। तो आप लोगों ने उन सब चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। अच्छा, कौन पढ़ाएगा, स्टाफिंग करो। स्टाफिंग मतलब कौन कौन लोग हमारे साथ हमारी इस जर्नी में साथ देंगे, हमारे इस प्लान को सक्सेसफुल कराएंगे, वो कौन कौन से टीचर्स और वो कौन कौन से मेरे यार दोस्त होंगे जो मेरी इस चीज़ में मदद करेंगे। ठीक है, ये सब आपने करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने सबको डायरेक्शन देना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना यार, तू ना बहुत अच्छे नोट्स बनाता है भाई, तू नोट्स बनाने का काम कर भाई, तू बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ कर लेकर आता है, तू क्वेश्चंस ढूंढ कर लेकर आई हो। फिर सब मिलकर ग्रुप स्टडी करेंगे, सब भाई अपने 80% लेकर आएंगे, है ना। सब भाइयों ने सोच लिया कि एक साथ 80% लेकर आएंगे। भाइयों की दोस्ती बहुत बढ़िया होती है, एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, है ना। तो सब भाइयों ने डिसाइड किया कि भाई या तो पास होंगे तो सारे होंगे, नहीं तो कोई सा भी नहीं होने वाला, और होने भी नहीं देंगे एक दूसरे को। क्यों, ऐसे ही तो नहीं है भाइयों की दोस्ती। तो सभी भाइयों ने डिसाइड कर लिया कि यार 80% हम लेकर आएंगे। ठीक, तो लगे पड़े हो, काम कर रहे हो, डायरेक्टिंग से एक्शन में भी आगे, तैयारी मस्त चल रही है, एकदम फुल फुल मोटिवेशन आ रहा है, फुल कम्युनिकेशन चल रहा है, बैरियर वैरियर सब तुमने हटा डाले हैं। अब एग्जाम की घड़ी आ गई, मान लो एग्जाम की घड़ी आ गई, तुम एग्जाम देकर भी आ गए, तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया, मम्मी पापा के साथ तुम पीटीएम में खड़े हो, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, सामने से मैडम कुछ ना कुछ बोले चले जा रही है और तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही कि तुम आके उठा के देख लो। क्यों, कुछ गड़बड़ हुई होगी। हाँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। तुमने टारगेट सेट किया था 80%, भाई ग्रुप स्टडी हो रही थी, पर उस ग्रुप स्टडी में क्या हो रहा था, सैयारा। अरे भाई, हो गया काम खराब। बस एक दिन एक दोस्त ने कह दिया था बीच में कि यार पहले काम करते हैं, इस मूवी के बाद से सारे पढ़ना शुरू करेंगे, बस एक बार ही मूवी देख लेते हैं। बस उस मूवी के देखने के बाद फिर तुम पढ़ ही नहीं पाए, हो गया काम खराब। तो भाई 80% का टारगेट तो था, अंत में पता चला कि 40% ही लेकर आ पाए हो। ओ माय गॉड, 80 सोचा था 40 लेकर आए। अब ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारा रिजल्ट है, ये तुम्हें रियलिटी चेक देगा कि भाई अगर इसी तरीके से तुमने पढ़ाई करी ना, अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं, इसी तरीके से तुमने अपना पूरा डेडिकेशन खराब कर दिया, तुमने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और अड़ोस पड़ोस की तुमने अगर ये सुन ली, तो यही रिजल्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आता है। क्यों, क्योंकि अगर तुमने अपने इस पूरे प्रोसेस में कुछ गड़बड़ करी होगी, प्लानिंग से लेकर डायरेक्टिंग तक में, एग्जीक्यूशन पे पहुंचने के टाइम पे अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी होगी, तो तुम्हें धक्का मिलेगा। वो धक्का तुम्हारी परफॉर्मेंस को डाउन करेगा, और वो तुम्हारी डाउन हुई हुई परफॉर्मेंस तुमको एक रियलिटी चेक देगी कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, बहुत डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा डेविएशन है। डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, डेविएशन है, और इसको ठीक करने की जरूरत है। तो कंट्रोलिंग इसी फंक्शन का नाम है कि जहां पर आप एक कंपैरिजन करते हो। सबसे पहले तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आप लोग परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। फिर आप उसका एक कंपैरिजन करते हो कि यार हमने सोचा क्या हुआ क्या, सोचा क्या था हुआ क्या, उसके बीच का डिफरेंस देखते हो, और यहाँ पर उस डिफरेंस को कम करने की कोशिश की जाती है कि यार अब वो हम नेसेसरी स्टेप्स लेंगे जिससे नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, प्री बोर्ड आएगा, प्री बोर्ड में ये गलती हमको नहीं करनी है। तो यहाँ पर वो कौन से स्टेप्स मुझे लेने होंगे कि ये जो डिफरेंस हमारा आ चुका है 80 से 40% तक के बीच का, इस डिफरेंस को मैं कैसे कम करूं कि अगली बार जब मेरे को वही काम करना हो तो मैं दोबारा से वो गलती रिपीट ना करूं। समझ आ रहा है। सो कंट्रोलिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको एक रियलिटी चेक देता है। मैं तो बस ऐसे समझाती हूँ, क्रक्स यही है कि कंट्रोलिंग आपको रियलिटी चेक देता है कि भाई तुमने सोचा क्या था और तुम कहाँ तक पहुंचे हो और उसके बीच में कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को दूर करने के लिए तुमको क्या सही काम करना है, वो यहाँ पर कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग बताते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको थीम समझ में आ गई होगी, बैकग्राउंड समझ में आ गया चैप्टर का कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हमसे। तो देखो अब जरा इनकी भाषा में हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज कंट्रोलिंग। तो बेटा देखो, उन्होंने कंट्रोलिंग को बोला कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग भी एक तरीके की प्रोसेस है। तो यहाँ से बेटा ये हमें सावधान कर रहे हैं कि प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी कंट्रोलिंग की भी। चलो भाई पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। सो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, किस चीज़ की प्रोसेस है, जहाँ पर आपको मेजरमेंट करना पड़ता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, जहाँ पर आपको देखना पड़ता है। अब मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, मैंने तुम्हारा पेपर ही चेक नहीं किया, मैंने अपने माइंड में स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि अरे भैया राजू तो देखो 80 में से 70 लेकर ही आएगा, बट मैंने राजू का पेपर ही चेक नहीं किया, तो बिना पेपर चेक करे मैं ये कैसे बता दूं कि राजू के नंबर कितने हैं।
मैं तो नहीं बता सकती ये बात। जिस दिन मैं चेक करूंगी, उसके एक्चुअल में लिखूंगी उसके मार्क्स, तभी तो पता चलेगा कि अच्छा राजू के 70 नहीं 50 नंबर आए हैं, तो मुझे पता चल गया ना राजू की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है 20 मार्क्स का। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर आपको करना है उसका कंपैरिजन। वैसे तो कंपैरिजन करना बहुत गलत बात होती है, बट यहाँ हम खुद का खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे, अपना ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार हमने अपने लिए कुछ सोचा था, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, हमने अपने लिए कोई गोल सेट किया था। तो कंपेयर करेंगे इसी परफॉर्मेंस को किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। स्टैंडर्ड मतलब बेटा आपका गोल, जो भी आपने यहाँ पे टारगेट सेट किया होगा उस टारगेट के साथ आप इसका मेजरमेंट करते हो, फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुमको डेविएशन फाइंड आउट करना है। डेविएशन मतलब क्या? डिफरेंस, कमी आपको, क्योंकि यहाँ पे कमी फाइंड आउट करने की, यार इतनी मेहनत करी है तो क्या कमी, पहली बात तो कितने से कमी रह गई है और वो क्या कमियां हैं, उस कमियों का रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके बेटा, ये करेक्टिव्स, ये देखो करेक्शन में भी एक करेक्शन है ना, तो यहाँ पर हम फिर क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन मतलब भाई अपनी, एक सही व्यक्ति वो होता है जो गलतियां तो करता है बट एंड में आकर अपनी गलती को सुधार भी लेता है। तो यहाँ जब तुमको ये पता चला कि क्या कमी है तो तुम उसको कमी को सुधारने की कोशिश करोगे, तो वो आपको एक्शन परफॉर्म करोगे ताकि आप क्या कर सके? करेक्टिव एक्शन ले सके कि जो भी गलती हो गई है अब हम उसको सुधारेंगे। कि हमसे गलती हो गई थी, हमने किसी और को बोल दिया था कि तुम नोट्स बना दो, खुद से बनाने थे ना नोट्स, तभी तो दिमाग में बैठती चीजें, खुद से पढ़ना था, खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, किसी और के कहने से क्या होता है। तो जब हमें वो कमी पता चलेगी तभी तो हम उसको सुधार पाएंगे। तो यहाँ पे कमी का पता लगाएंगे, फिर उसको सुधारेंगे। क्यों सुधारेंगे? क्योंकि भाई अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स में हमको लाने हैं बढ़िया मार्क्स, है ना। तो ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग अचीव हो जाएं, ये हमारी दिली तमन्ना है। तो इसीलिए हम लोग कंट्रोलिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो कंट्रोलिंग में क्या करना है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। क्यों? ताकि हम यहाँ पर डेविएशंस को फाइंड आउट कर सके, और फाइंड आउट करने के बाद उनके लिए क्या ले सके बेटा? करेक्टिव एक्शन ले सके। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ गोल्स हैं, हमें उन गोल्स को अचीव करना है, ठीक है जी। सो आई होप मीनिंग तो सारे बच्चों को एकदम क्लियर होगा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की, यानी ये कंट्रोलिंग होता कैसे है। तो भैया वो एक ज़माना था ना फेसबुक का, बहुत सारे लोग फेसबुक, पहले जब ये इंस्टाग्राम इतने ज़्यादा नहीं चलते थे, सब फेसबुक वगैरह तो यूज़ करते थे। आज तो तुम लोग भूल ही गए हो यार फेसबुक को, है ना। तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ फेसबुक, कि फेसबुक पर दोस्तों को करो ग्रुप कॉल। पढ़ाई कर रहे थे ना मिलके, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, हैं। तो फेसबुक पे क्या करो? दोस्तों को ग्रुप कॉल, और करो एकदम से बढ़िया वाली ग्रुप स्टडी, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होकर। तो बेटा इसी वाले सारे शब्दों में छुपे हैं क्या? हमारे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग के पॉइंट्स। तो चलो मैं बताती हूँ कि यहाँ पर FB से हमारा मतलब क्या है। बेटा FB हमारे लिए फेसबुक नहीं है, हमारे लिए तो FB है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट हो गया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। फिर उसके बाद P से है बेटा परवेसिव, ये तो आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। परवेसिव वाला पॉइंट तो ऐसा है कि आपको सबके फीचर्स में ही ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा होगा, तो कुछ ना याद आए तो एटलीस्ट इसको तो लिख ही देना। फिर बेटा G से हमारे पास गोल ओरिएंटेड, ठीक है। G से हमारे पास क्या है? गोल ओरिएंटेड। और बेटा C से है हमारे पास कॉन्टिन्यूस, एंड आई होप शायद कॉन्टिन्यूस भी आपको मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स में देखने को मिला है। तो ये चार हमारे पास फीचर्स हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड एंड कंटिन्यूस। तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इनकी डिटेल की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है अकेला, तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कंट्रोलिंग है ना, वो आगे भी देखता है और वो पीछे भी देखता है। देखो अगर मुझे अपनी कोई गलती सुधारनी है तो मुझे सबसे पहले पीछे देखना पड़ेगा। कभी भी अपनी पुरानी गलतियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो, बिल्कुल प्रेजेंट में रहो, लेकिन आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स करी हैं कभी भी आपको उनको भूलना नहीं है, क्योंकि वो जो तुम्हारा पास्ट मिस्टेक्स का जो तुम्हारा दर्द होगा ना, वो रह रहकर तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि बेटा फ्यूचर में दोबारा ये काम नहीं करना है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पीछे क्या ऐसा गलत किया
जिसकी वजह से आज आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, और दोबारा उस दर्द का एहसास ना हो, दोबारा दर्द वो आपको झेलना ना पड़े, इसलिए आगे किस तरीके से हमें कदम रखना है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको ये बताएगा, है ना। तो इसलिए कंट्रोलिंग को कहा कि भैया कंट्रोलिंग पीछे भी देखेगा, कंट्रोलिंग आगे भी देखेगा। कैसे? अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना है, मुझे उसको कंपेयर करना है, तो भाई मुझे पीछे देखना पड़ेगा ना मैंने क्या किया। तो कंट्रोलिंग को ना एक बहुत अच्छी तरीके से एक चीज़ से डिफाइन किया जाता है। क्या? ये देखिए ज़रा, कंट्रोलिंग इज जस्ट लाइक द पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटी, कि भाई तुमने जो भी काम किए हैं पीछे, जो भी तुम्हारी पास्ट एक्टिविटी रही है, ये इसका पूरा चिट्ठा, पूरा ब्यौरा ला के रख देता है आपके सामने। पूरा वो जो होता है ना पोस्टमार्टम होता है, तो आपको एक एक चीज़ पता चल जाती है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग आपकी पुरानी गलतियां, आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ का वो सब कुछ आपके सामने ला के रख देगा। क्यों? ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई कमी क्या थी, ऐसा क्या गलत किया हमने जिसकी वजह से जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था वो हमारा पूरा नहीं हो पाया। तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा ना कि यार अच्छा क्या पीछे से क्या गलत चलता आ रहा है जो आज ये हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि हमको पीछे देखना पड़ता है ताकि हम आगे उस चीज़ को रिपीट ना करें। तो पीछे की एक्टिविटीज़ को देखना इज द बैकवर्ड लुकिंग। अब ये फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि जो आपने गलती यहाँ पर की होगी, आपको गलती पता चल गई होगी, अब आप उस गलती को सुधारोगे ना भाई। फिर तो अगर तुम अपनी गलती पहचानने के बाद भी नहीं सुधार रहे तो फिर तो देखो तुम और एक बड़ी गलती करने जा रहे हो, है ना। तो जब आपको यहाँ पे डेविएशंस पता चल गए, जब आपको यहाँ पे अपनी गलती पता चल गई, तो अब आपने करेक्टिव एक्शन लेने हैं, अपनी गलती को सुधारना है। और सुधारना क्यों है? ताकि आप अपना जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सको, कि भाई दोबारा से ये मंजर दोबारा ना फेस करना पड़े हमें, ये चीज़ें दोबारा, ये सिचुएशन में हम दोबारा ना आए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, नई नई क्लास, नए नए टीचर्स, नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए दोस्त। तो बहुत एक स्टार्ट जो होता है ना क्लास 11th का, वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। बट धीरे 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 बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान आने लग जाता है उनको, अड़ोस पड़ोस के लोग भी बहुत सारी ज्ञान की बातें उनको बताने लग जाते हैं। और एक चीज़ उनके कानों में पड़ती है, अरे भाई 11th के मार्क्स कहीं नहीं जुड़ते, 11th के मार्क्स कोई नहीं पूछता, बस। और जब उनके कानों में ये आवाज़ आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाता है। और फिर वो ये बात भूल जाते हैं कि 11th तो फाउंडेशन है उनका इस कॉमर्स के बचपन का, जहाँ पे वो सारी बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ अगर गड़बड़ करी तो आगे जाके गड़बड़ हो सकती है। तो 11th का रिजल्ट अचानक से बच्चे का डाउन हो जाता है। हाफ ईयरली पे फिर भी कुछ ठीक सा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन फाइनल में आते आते गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, है ना, इस वजह से। अब जब तुम 11th में फाइनल में पहुंचते हो तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई धक्के खा खा के पास हो रहे हैं, बस पास हो गए हैं, टीचर ने धक्का दे दिया अगली क्लास तक, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, सुधर जाना, अब 12th में गलती मत करना, है ना। पर 12th में आए, अब 12th में स्टार्टिंग से जोश में आए फिर से कि नहीं यार नहीं, 11th क्लास में जो हमने सहा है वो 12th में नहीं, शुरू से मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो भाई अप्रैल में पूरा जोश होता है, पूरा जोश, पर जून आते आते छुट्टियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, फिर से वही फन वाले माहौल में हम चले जाते हैं, और जुलाई तक आते आते ट्रैक से बाहर, और हाफ ईयरली। और फिर 12th में भी कुछ लोग कानों में आके ये कह देते हैं, अरे भाई 12th में तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स लगते हैं, हाफ ईयरली प्री बोर्ड तो कुछ नहीं होता है। तो ये अगल बगल वाले लोग जो तुम्हारे कानों में तुम्हें सारी बातें बता बता के जा रहे हैं, तो ये क्या तुम हर बार वही गलती नहीं कर रहे हो? पिछली बार भी तुम से कोई कुछ कह के गया था तो तुमने 11th खराब कर ली, अब फिर से कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो तुम अपने 12th खराब कर रहे हो। तो यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ना, यू आर नॉट टेकिंग एनी करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोलिंग तुम्हें यही सिखाते हैं कि भाई जब भी तुम भटको ना, पीछे मुड़ के देख लेना कि क्या हुआ था, यही गलती जब तुमने पहले करी थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पीछे मुड़ के देख लो। तो जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हें फिर से याद आएगा, ट्रैक पे आओगे, करेक्टिव एक्शन लोगे, सुधारोगे अपनी गलती को, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपनी बातों में आपको एक हिंट दे दिया है कि भाई अगर अभी भी कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो संभल जाओ, ये वक्त वापस लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोलिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है कि ये पीछे इसलिए देखता है ताकि पास्ट एक्टिविटी से हमें गलती पता चल सके, आगे इसलिए देखता है क्योंकि गलतियों को सुधार के हम अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो, आप कहेंगे मैडम ने ज़्यादा ज्ञान बांट दिया हमें, हैं?
बेटा बहुत ज़रूरी है ये, टाइम टू टाइम तुम्हें ये सब चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट परवेसिव। अब परवेसिव तो मैडम हम लोग अपने 12th के बचपन से पढ़ते आए हैं। जब से बिजनेस स्टडीज 12th में पढ़नी शुरू हुई, पहले चैप्टर ने हमें परवेसिव बताया कि परवेसिव इज जस्ट लाइक आवर ईश्वर, जो हर जगह है, जिसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। तो इसी तरीके से जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो भी परवेसिव है। परवेसिव को हमने कैसे समझा है, विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, जो हर जगह अप्लाई हो वो परवेसिव होता है, जिसको हम एक और वर्ड से यहाँ पर जानते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल, जो सब जगह पर है। सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ परवेसिव फंक्शन। चाहे कोई से भी लेवल के मैनेजमेंट हो, चाहे आप टॉप पे हो, मिडल पे हो, लोअर लेवल पे हो, सब लोग कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे? टॉप लेवल वाले मिडल लेवल को कंट्रोल करते हैं, मिडल लेवल वाले ऑपरेशनल लेवल को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेशनल लेवल के सुपरवाइजर्स अपने वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग तो हर जगह पर है और हर मैनेजर जो है वो इसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड। देखो भाई, कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कैसे? मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि जब जब तुम भटको ना, जब जब तुम रास्ता भूल जाओ, तो एक बार पीछे देखो यार, क्या किया था पहले, क्यों आज दोबारा से इस सिचुएशन में, पहले क्या की थी, ऐसे क्या गलती हो गई थी हमसे। तो आप जब पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको अपनी गलती याद आती है, गलती याद आती है तो फिर से आप ट्रैक पे आने की कोशिश करते हो। आप भूल जाते हो बार बार अपना गोल, इस दुनियादारी में आप बार बार अपना गोल भूल जाते हो। बट कंट्रोलिंग, जैसे तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हुआ, स्कूल में यूटीज होते हैं, पहले वो तुम्हें रियलिटी चेक देते हैं, तुम्हारे हाफ ईयरली जस्ट होने ही वाले हैं और वो तुम्हें बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक देंगे। जिन बच्चों की परफॉर्मेंस हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो ये ध्यान रखें कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप भाई आपको चलना है। हाफ ईयरली में अच्छे से परफॉर्म करो कि देखो इतने सिलेबस के साथ कितना आप स्कोर कर पा रहे हो और क्या कमी रह रही है, तो वहां पर आप खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो। दुनिया को दिखाने के लिए मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है भाई, अपने लिए लेकर आना है। तो आपको अपना गोल सेट करना है। तो बहुत बार आप उस गोल से भटकते हो। तो जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं कि पहले हाफ ईयरली आपको एक रियलिटी चेक देगा कि देखो भाई तुमने 6 महीने बर्बाद कर दिया, तुम कहाँ तक पहुंचे हो। फिर उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, वो तुम्हें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देंगे कि भाई देखो अब तो बोर्ड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों बाद बोर्ड है और तुम कहाँ तक पहुंचे हो। तो बार बार ये जो कंट्रोलिंग की चीज़ चल रही है ना, ये तुम्हें तुम्हारे गोल तक लेकर जाती है, तुम्हें बार बार तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने लाकर रखती है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को बोला जाता है कि कंट्रोलिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। सो इट एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि भाई हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का सही तरीके से और सही समय पर उसका इस्तेमाल करना है। क्यों? ताकि हम अचीव कर सकें वो सारे गोल्स जो हमने पहले से ही सेट किए हुए हैं। ठीक है, कि हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि हमें क्या करना है, बस उसको अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम हमें इन सब चीज़ों को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक, नेक्स्ट फीचर इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अभी रुकने वाली थोड़ी है। आज तुम क्लास 12th में हो तो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो अपने एग्जाम्स के थ्रू। कल को भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्लास 12th के बाद आप अपनी हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन करेंगे, अपने अच्छे अच्छे कोर्सेज में जाएंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आप लोग पढ़ेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपकी कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग कभी रुकता नहीं है, ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म की जाती है कि सपोज करो कि पहले एक टारगेट था 1000 यूनिट बनाने का। ठीक है, वो जो 1000 यूनिट को बनाने का जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया। कि मान लो हमने पहले एक वीकली प्लानर किया, ठीक है, हमने वीकली प्लान किया कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। ठीक, वीक खत्म हुआ, वीक खत्म होते होते हमने चेक किया, हम गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, हमने देखा कि भाई कितनी यूनिट्स बनी है। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई 980 यूनिट से बनी है। हमने कहा टारगेट तो 1000 यूनिट का था, 980 यूनिट्स क्यों बनी है, ये 20 यूनिट्स कहाँ गई। उन्होंने कहा कि 20 यूनिट्स ना डिफेक्टिव निकल गई। क्यों? हमने उनसे रीजन पूछा कि भाई बताओ क्यों डिफेक्टिव निकली। तो उन्होंने बोला कि जो रॉ मटेरियल था ना, रॉ मटेरियल में कुछ कमी थी जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही थी। तो 20 यूनिट ऐसी थी जो हमारी वेस्ट हो गई, बट हाँ 980 बिल्कुल रेडी है।
तो एक टारगेट कंप्लीट हुआ। अब हमने फिर सुधारा कि भाई देखते हैं रॉ मटेरियल में ऐसी क्या कमी है, उसको हमने सुधार के नेक्स्ट वीक का हमने प्लान बना दिया कि एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वीक हम 990 का टारगेट रखते हैं कि देखते हैं रॉ मटेरियल से सुधारेंगे तो एकदम से 1000 नहीं रखते, अब हम 990 का टारगेट रखते हैं। तो भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको कंट्रोलिंग तो करनी है। तो जितनी बार आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, जितनी बार आप प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफ कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो कंट्रोलिंग तो बनता है। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बेटा ये तो खत्म हो गई आपकी, ये तो खत्म हो गए हमारे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब एक बताती हूँ तुम्हें भी मैं रियलिटी। ओ IMCA क्यों विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा विश्वास? मुझे भी नहीं हो रहा क्योंकि मैं हुई नहीं। तो भाई लेकिन ये मेरी बिजनेस स्टडीज मुझे इसलिए इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ बोल सकती हूँ। मैं तुम्हें ये कह देती हूँ कॉल मी फिट, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ IMCA, मैं तुम्हें ये कह देती हूँ कि आई एम डायनामिक, आई एम गोल ओरिएंटेड, आई एम परवेसिव। मतलब अपनी तारीफें सब कुछ की जा सकती है यहाँ पे। क्यों? प्यारी प्यारी एक्रोनिम्स बनाओ, तुम्हें भी प्यारी प्यारी एक्रोनिम्स सुनाओ और अपने लिए भी बहुत प्यारी प्यारी एक्रोनिम्स बनाओ और कह दो क्या? OIMCA। अब जैसे मैं कह रही हूँ OIMCA, तुम भी कहते रहना OIMCA। क्या है OIMCA? बेटा इसी में छुपी है सारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अगर CA बनना है तो भाई कंट्रोलिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करना और रियलिटी चेक लेते रहना और ट्रैक पर रहना। ठीक है, तो चलो देखो जरा सारे पॉइंट्स मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा O जो दे रखा है ना, O बहुत जरूरी है वो। सो O इज रिलेटेड टू ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। O किससे रिलेट करता है बेटा? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो चलो जी पहला पॉइंट तो हो गया। अगला क्या है मैडम? I है बेटा improves मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, improves मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, A से है बेटा हमारा मतलब accomplishing organizational goals। ठीक है, accomplishing organizational goals। M से है बेटा making efficient use of resources, making efficient use of resources। C से हमारे पास coordination in action। उसके बाद A से हमारे पास accuracy of standards। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 6 इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ हम लोग कहेंगे OIMCA। तो बेटा O से है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, I से है इम्प्रूव्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, A से है अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, M से है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, C से हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन एक्शन और A से हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए देखिए जरा। तो सबसे पहले इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग? अभी मैंने आपको ये बात बताई कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आपको टाइम टू टाइम देते हैं एक रियलिटी चेक कि भाई तू भटक रहा है, देख तेरे नंबर तुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि तुझे क्या करना है। तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आना और आप एक ऑर्डरली वे में अपना काम करते रहें, उसके लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ हमारे होते हैं भाई मेहनती वर्कर्स और कुछ होते हैं हमारे निकम्मे वर्कर्स, है ना, कि जो बिल्कुल काम चोरी करते हैं, जो बस तब जब जैसी बॉस आएगा तब तो भाई बहुत फुल एकदम एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ फुल काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे निकम्मे होंगे कि जैसे ही हमारे बॉस चले जाएंगे वो मस्त अपना फ़ोन चलाएंगे, रील्स देखेंगे, रील्स बनाएंगे, सब काम करेंगे। तो भाई ऐसे में कैसे काम चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में? तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि CCTV कैमराज लगाए हुए होते हैं। क्यों लगाए हुए होते हैं? ताकि एक क्लोज चेक रख सके कि कौन से उनके ऐसे वर्कर्स हैं जो निकम्मे और कौन से मेहनती हैं, कौन टाइम खराब कर रहे हैं और कौन उस टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जो सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, इन्हें बोलते हैं कंट्रोलिंग डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस इस चीज़ के लिए लगाए जाते हैं ताकि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर और डिसिप्लिन का माहौल बना सके, ताकि सभी लोगों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्या कहती है इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बेटा अगर आपने प्लान बनाने के बाद उसको कंट्रोल नहीं किया, चेक ही नहीं किया कि आपकी क्या कमी आई है, तो आप उसको सुधारोगे कैसे। प्लस फिर आपने प्लान ही क्यों किया जब आपको इस सब चीज़ों को देखना ही नहीं था, तो आपने क्यों ही इतना अपना समय लगाया प्लानिंग के अंदर जब आपको यही चेक नहीं करना था कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है ऑर्डर और डिसिप्लिन का कंट्रोलिंग की वजह से, और इसकी वजह से मिनिमाइज होता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर। मतलब कि ये जो लोग हमारे साथ बेईमानी कर देते हैं, हमें धोखा देते हैं, तो इस बिहेवियर को आप लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हो, क्योंकि उनको डर रहता है कि यार हम अगर यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, अगर टेबल के नीचे से पैसा ले लेंगे तो वो कैमरा हमको पकड़ लेगा, तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर यहाँ पर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर क्या रख रहे हैं, एक क्लोज चेक रख रहे हैं उनकी एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, कि एक ऑफिस के अंदर बॉस ने अनाउंस किया नो फोन ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, कि भैया काम के दौरान कोई भी जो हमारा एम्प्लॉय है वो फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। बट भाई एक बंदा पकड़ा गया, क्या बना रहा था वो, एक नंबर वाली रील बना रहा था, एक नंबर पता नहीं क्या क्या आ रही हैं आजकल वो रील्स। तो भाई वो रील बना रहा था, डांस कर रहा था, पकड़ा गया स्टोर रूम के अंदर। तो जो सीसीटीवी फुटेज थी उसने उसको वायरल कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे लिए वो उसकी ट्रेनिंग मटेरियल बन गई कि भाई आ जाओ अब आ जाओ तुम, यहाँ पर तुम्हें एक नंबर हम बताते हैं कि क्या होता है। तो एक नंबर वाला डांस तुम हमें करके दिखाओ अब सामने ही। तो इस तरीके से उसके बॉस ने उसको पकड़ लिया और उसकी खूब खिंचाई करी। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने लगा रखे थे सीसीटीवी कैमरास। तो थैंक्स टू द कंट्रोल सिस्टम लाइक रूल्स एंड द सर्विलियंस, ऑर्डर इज रीस्टोर्ड एंड रील्स आर बैन्ड ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम। तो भाई यहाँ पर जो उन्होंने वो कंट्रोलिंग सिस्टम लगा रखा था उसकी हेल्प से बेचारा पकड़ा गया, उसका जो टैलेंट था वो बाहर निकल नहीं पाया, उसकी रील वायरल होने से पहले ही वो ऑफिस में ही गायब हो गया। बाहर तो वायरल बाद में होता, वो ऑफिस से बेचारा गायब हो गया। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग जो है वो ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि मतलब कंट्रोलिंग मैडम मोटिवेशन कैसे दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा बेटा, आपको जब पहले से ही ये पता है व्हाट टू डू, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, हमें पता है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने आपको एक टारगेट दिया है, भाई आप जैसे हमारी क्लास 12th की जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने तुम बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से बोल दिया था कि बेटा 90+ लेकर आएंगे। 90+ इज कहाँ तक जाता है? 90+ 100 तक जाता है ना? वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ तक भी जाएगा। तो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आज जो मैं आप लोगों के साथ ही मेहनत कर रही हूँ, आपने देखा होगा, ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हम लोग एक पूरे सिस्टम के साथ आप लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। टीटीएस में आपके पास क्लासेस आती हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एक पर्टिकुलर इवन हमने आपको टाइम दे रखा है, क्योंकि हम आपके लिए वही, हमारा जो यूएसपी कि हम लोगों को आपको एक माहौल देना है वही की कोचिंग वाला, कि भाई मत जाओ तुम बाहर कहीं भी कोचिंग के लिए, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। तो हम तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली क्लास देते हैं और बिल्कुल वैसे वाली क्लास देते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कंटेंट के साथ, आपको पूरा मतलब दिल से पढ़ाते हैं और पूरा जितना भी अपना नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज जब आपके साथ हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप यहाँ तक पहुँचोगे, है ना? और कहीं ना कहीं वो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। जब वो मेजरमेंट किया जाएगा, हम भी देखेंगे कि अच्छा यार हमारे कितने बच्चे हैं जो वहाँ तक पहुँच सके और कितने जो नहीं पहुँच सके। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी पहुँचोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दिल पे नहीं लेनी इस बात को। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी बच्चे का अपना एक अलग गोल होता है, हर कोई एकेडमिकली अच्छा नहीं होता, उसका कुछ और अपना अदर गोल होता है जो वो परस्यू कर रहा होता है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जब हम एक प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारे सामने ऑलरेडी हमारा गोल हमें दिखता रहता है। अब चाहे वो 60% का हो, 70% का हो, 80% का हो या 90% का हो, गोल तो सेट है ना। तो आपको पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक हम एक्सपेक्टेड हैं, भाई जहाँ तक हमसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर आपको मोटिवेट करेगी, नहीं यार करके ही दिखाना है। पापा से वादा किया है, मम्मी को भी वादा किया है,
करके दिखाएंगे, उनकी खुशी के लिए, उनकी स्माइल के लिए हम लोग ये काम करेंगे, है ना। तो ये एक आपको मोटिवेशन देता है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम पता चल जाता है। आपने प्रॉमिस किया अपने घर वालों से कि आप चिंता मत करो, आपका बच्चा आपको खुशी देकर रहेगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके चेहरे पर स्माइल जरूर होगी, है ना। आपने उनसे प्रॉमिस किया कि आप बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट देख लेना, अभी बीच में छोड़ दो। तो टाइम टू टाइम जब आपका हाफ ईयरली का रिजल्ट आ रहा है, आपका प्री बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, आपके पीरियोडिक टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें दिखा रहे हैं कि यार तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है खुद से, तुम कहाँ तक पहुंचना चाहते हो और कहाँ तक पहुंच रहे हो। तो तुम मोटिवेटेड होते हो कि नहीं यार बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो कंट्रोलिंग आपके एम्प्लॉय को क्या करता है, मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी उनको स्टार्टिंग में ना टारगेट दे देते हैं कि भाई तुमको 1000 यूनिट बनानी है और एक मंथ में बनानी है। सपोज करो कि भाई एक मंथ में आपको ये 1000 यूनिट्स बनानी है। तो जैसे जैसे 10 दिन बीतेंगे, 20 दिन बीतेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं यार हमारी परफॉर्मेंस इससे मेजर की जाएगी, तो हमें तो यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है। सो देखो, अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम ये इंश्योर करता है, ये बताता है कि एम्प्लॉय को ना पहले से ही पता है क्या, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, कि उनको क्या करना है, एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, और हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है उनके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड। और देखो भाई उसी के बेसिस पर उनका अप्रेजल होगा। अप्रेजल मतलब उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो प्रमोशन हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हुई तो देखो डिमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है और निकाला भी जा सकता है। तो आपको पहले से ही पता है ना कि आपकी परफॉर्मेंस को किस चीज़ से आपको मेजर किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार मुझे उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे वो टारगेट अचीव करना है। ठीक है। सो दिस विल मोटिवेट देम एंड हेल्प्स देम टू गिव द बेटर परफॉर्मेंस। तो ये आपको मोटिवेट करेगा और आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखो क्या हुआ। सेल्स टीम के अंदर मंथली रिपोर्ट ने ये बताया कि राज है और राज कर रहा है वो सेल्स डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा सामान बेचा है, सबसे ज्यादा सेल्स करके दिखाई है भाई उसने, और इसकी वजह से क्या हो गया, और उसकी वजह से उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सेल्स किंग, और उसको सेल्स किंग क्राउन भी दे दिया और एक पिज्जा पार्टी भी दे दी। वाह, मजा आ गया ना। राज ने इतने सारे अच्छे से बढ़िया तरीके से सेल्स करी, उसको क्राउन भी मिला कि भाई तुम तो सेल्स किंग हो, और उसको मस्त पिज्जा खिलाया उसके कंपनी वालों ने। वाह। अब इससे क्या हुआ, कुछ इंस्पायर हुए, कुछ जेलस हुए, बिकॉज मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो हमने पढ़ा ही है अब तक, ये तो पढ़ के आ चुके हैं ना। तो भाई कुछ लोग इंस्पायर हुए, कुछ लोग जेलस हुए, और अगली बार उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी वर्क हार्ड करेंगे, पिज्जा पार्टी तो भाई हमें भी चाहिए। ठीक है, क्राउन व्राउन कोई बात नहीं, पिज्जा पार्टी तो हमको भी चाहिए। तो ये उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। सो रेगुलर परफॉर्मेंस अगर आपकी कंट्रोलिंग में रहेगी और उसके साथ साथ अगर आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, हाई मोटिवेशन। ठीक है जी। चलो, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने हाफ ईयरली के बढ़िया एग्जाम्स भी अगर तुमको कोई गिफ्ट दे दिया तो तुम और मोटिवेट होगे कि नहीं यार अब प्री बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, फिर बाद में बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, है ना। नेक्स्ट, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कंट्रोलिंग कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा गोल था, हमने कुछ गोल सेट किया था, हमें उस गोल तक पहुंचना है, इसी वजह से तो हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि भाई इस सफर में बार बार हम भटकेंगे, हम अपने ट्रैक से उतरेंगे, पर बीच बीच में वो जो स्पीड ब्रेकर आएंगे, जो हमें धक्का लगेगा, वो धक्का हमें समझाएगा कि यार तू अपने रास्ते से भटक गया है, अपनी मंजिल से भटक गया है, तुझे अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो भैया आ जा राइट ट्रैक पे। तो कंट्रोलिंग तुम्हें राइट ट्रैक पे रखने में मदद करती है, ताकि जो तुमने सोचा है, जो तुमने अपना गोल सेट किया था, तुम वो गोल अचीव कर सको। ठीक है। तो देखो जरा, कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये आपकी प्रोग्रेस को मेजर करती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के टुवर्ड्स, एंड ब्रिंग्स टू द लाइट द डेविएशंस, और आपके सामने लेकर आती है कुछ कमियां कि भाई देखो सोचा क्या था और हुआ क्या में ये क्या डिफरेंस रह गया है। तुमने सोचा था कि तुमको 80 में से 70 लाने हैं, बट अभी फिलहाल तुम्हारे 80 में से मान लो कि चलो 62 आए हैं, है ना। तो अभी अगर तुम्हें उस 70 के टारगेट तक पहुंचना है तो 8 नंबर की कमी है। देखो ना कि कमी क्यों रही है। आपने जितने चैप्टर्स प्रिपेयर करे थे उसके हिसाब से आपको लग रहा था कि 70 आ जाएंगे, बट 62 आए, दैट मीन्स 8 नंबर की गलती की है, कहाँ करी है, सुधारो ताकि दोबारा वो आपके 8 नंबर ना कटे। ठीक है।
सो इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कीप इट ऑन द राइट ट्रैक, कि ये क्या करता है, आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है ताकि आप अपने सही ट्रैक पर रहें और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप अचीव कर जाएं। तो कभी भी अपना जो गोल है उसको हमें नहीं भूलना है। धक्के इसीलिए मिल रहे हैं कि आप अपने सही ट्रैक पर आ जाओ, कि तुम भटक रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हें बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आज तो मैडम की तानों की क्लास है। हाँ बिल्कुल है भाई, पार्ट ए का आखिरी चैप्टर है तो ये तो बनता है ना। चलो जी देखो, सो इन अ पिज्जा आउटलेट, एक पिज्जा आउटलेट पे मैनेजर चेक्स एवरी ऑर्डर बिफोर इट इज डिलीवर्ड। तो भाई मैनेजर बहुत बढ़िया है कि क्या करता है, जैसे ही मतलब कोई भी अगर ऑर्डर डिलीवर होना होता है तो उससे पहले जो मैनेजर है वो उसको चेक करता है। वन डे a new intern almost sends a pineapple pizza to someone who order paneer tikka। पाइनएप्पल पिज्जा, एक बार उसको ये देखने को मिला कि भाई एक किसी कस्टमर ने पनीर टिक्का ऑर्डर किया था, और भाई मतलब पनीर टिक्का फ्लेवर ऑर्डर किया होगा, और वो जो उसका न्यू इंटर्न था वो पाइनएप्पल पिज्जा भेज रहा था। भाई देखो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। सो मैनेजर ने उसको पकड़ा जस्ट इन टाइम, यानी कि उसी टाइम पे, एंड द क्राइसिस अवर्टेड, यानी कि जो भी वो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो गई। कि इससे पहले कि कस्टमर के बहुत प्यारी प्यारी बातें हमको सुनने को मिलती, उससे पहले मैनेजर ने क्या किया, पकड़ लिया और उस न्यू इंटर्न की अच्छे से क्लास लगाई कि भाई पाइनएप्पल और पनीर टिक्का में जरा थोड़ा सा फर्क समझना देख लो, तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारा चलता चलाया बिजनेस या आउटलेट बंद करवाओगे क्या। तो यहाँ पर उसने क्या किया, टाइम टू टाइम चेक किया ताकि कल को गड़बड़ ना हो जाए, है ना, तो ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर जाए। सो कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एक्चुअल वर्क अलाइंस विद द रियल ऑब्जेक्टिव, कि जो आप एक्चुअली में काम कर रहे हैं और जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उन दोनों के बीच में एक मैचअप होना चाहिए, एंड डिलीवरिंग व्हाट द कस्टमर एक्चुअली वांटेड, और आप वही डिलीवर कर रहे हो जो आपका कस्टमर एक्चुअली में चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पर एफिशिएंट यूज करना है रिसोर्सेज का। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया कि बेटा हमारा 1000 यूनिट का टारगेट था, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा स्टैंडर्ड था, बट एक्चुअली में हमने देखा कि 980 यूनिट से बनकर आई। दैट मीन्स 20 यूनिट्स हमारी नहीं बनी। तो ये 20 यूनिट्स क्यों नहीं बनी, ये जो डिफरेंस निकल कर आया, ये क्यों निकल कर आया डिफरेंस, तो हमने फाइंड आउट किया। हमने देखा कि हमारा जो एक वर्कर है वो रॉ मटेरियल को वेस्ट कर रहा है, मतलब बाकी सब लोग जितने रॉ मटेरियल में 10 यूनिट्स बना रहे हैं वो 8 यूनिट्स बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 2 यूनिट का जो मटेरियल है वो खराब कर रहा है। क्यों खराब कर रहा है, बेचारा अपनी मर्जी से खराब नहीं कर रहा, उसकी मशीन खराब कर रही है, क्योंकि उसकी मशीन पुरानी हो गई है। तो जब वो मशीन पुरानी हो गई है तो वो रॉ मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। जब बाकियों की सबकी मशीन नहीं है तो वो 10 यूनिट्स बना रही है सेम रॉ मटेरियल में, बट उसकी मशीन थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, उसमें कुछ खराबी आ रही है, तो वो 10 की जगह पर 8 बना रही है, इसीलिए दो जो यूनिट्स हैं वो खराब होती चली जा रही है। अब क्या करें, तो हमने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, रिसोर्सेज सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, वेस्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना। क्या, मशीन बदल दो, या तो उसकी रिपेयरिंग करा दो या इस मशीन को बदल दो, ताकि 10 की 10 यूनिट्स ही उतने सेम रॉ मटेरियल से बन पाए। तो बेटा कंट्रोलिंग में यही सब चीज़ें हम लोग देखते हैं कि अगर कभी भी कोई वेस्टेज हो रही है तो उस वेस्टेज को हमें रोकना है और अपने रिसोर्सेज का क्या करना है, सही से इस्तेमाल करना है, ताकि किसी भी तरीके का हमारा जो रिसोर्स है वो खराब ना हो। ठीक है, सो ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, क्योंकि सारे के सारे काम यहाँ पर उसी तरीके से किए जा रहे हैं जैसे हमने प्लान किया था। तो कोई सोच विचार भी नहीं है कि भैया क्या करें कैसे करें, कुछ नहीं आपको इतना सोचना। तो यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज़ हो, मतलब वही कम कॉस्ट के साथ ऐसे तरीके से काम करो कि कम कॉस्ट में ही ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत इजी से हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ देखो, एक कॉलेज फेस्ट था, वहाँ का जो फाइनेंस हेड था वो कहता है बजट इज़ 5000, नो मोर, 5000 से बजट नहीं है हमारा, बट द डेकोरेशन टीम वांट्स लाइट्स, बैलून्स, फॉग मशीन एंड द यूनिकॉर्न। बट डेकोरेशन टीम कहती है कि भाई हमें तो ये सारी चीज़ें चाहिए। नाउ द हेड कंट्रोल्स द स्पेंडिंग लाइक अ स्ट्रिक्ट मॉम ऑन द दिवाली शॉपिंग।
अब ये हेड जो है ये हमें पैसे खर्च नहीं करने दे रहे, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए। जैसे घर पे मम्मियाँ होती है ना कि हम लोग तो इतनी सारी डिमांड कर देते हैं दिवाली में, मम्मी ये भी चाहिए, मम्मी वो भी चाहिए, बट मम्मी क्या कहती है, अच्छा पैसे पेड़ पे उगते हैं, इतने ही है, इतने में तुमसे जो होता हो वो कर लो, पटाखे लेकर आने हैं, लो 2,000 रुपये, इतने में जितने ला सकते हो उतने ले आओ, जरूरी नहीं है 10-10 हज़ार रुपए के पटाखे लेकर आओगे। तो मम्मी ने किया ना बजट। अब यहाँ पर ऐसे ही वो फाइनेंस हेड बैठा है, कहता है 5,000 ही है, 5,000 में जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो, इससे ज़्यादा फंड नहीं है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको वेस्टेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि कम पैसों में ही अच्छा काम हो जाए। तो भाई क्या कर रहा है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो दैट्स हाउ कंट्रोलिंग प्रिवेंट्स द ओवर स्पेंडिंग। तो इस तरीके से ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड किया जा रहा है। कितने तामझाम की जरूरत नहीं है, कोई 1-2 चीजें जो आपके 5,000 में हो सकती हो उतना आप कर लो। एंड इंश्योर्स द एफिशिएंट यूज ऑफ मनी एंड मटेरियल, जिससे मनी और मटेरियल दोनों का सही इस्तेमाल हो सके। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब चाहिए हमें एक्शंस में कोऑर्डिनेशन। अब सभी लोग अलग अलग काम करेंगे, सभी फंक्शंस अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? हमें कोऑर्डिनेशन तो भाई देखो चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? मिलजुल के। अब आपका रिजल्ट, जैसे मैं कहती हूँ कि आप कई बार क्या करते हो कि एक ही सब्जेक्ट पे पूरा जोर लगा देते हो अपना, है ना, और बाकी सब सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हो, और तुम करते हो ना बेवफाई इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स के साथ। तो भाई आपको ये समझना है कि आपको जो रिजल्ट आने वाला है वो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर आने वाला है। तो आपको एक कोऑर्डिनेशन सेट करना है कि पढ़ने तो देखो बेटा आपको 5 के 5 सब्जेक्ट हैं ही। अगर आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 12th में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट में कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा, पांचों को कंट्रोल करके चलना होगा आपको। सिर्फ एक ही की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके काम नहीं चलेगा, सबको करना है आपको, सबको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर वो ये चीज आपको समझाना चाहते हैं बेटा कि हर एक डिपार्टमेंट और जो एम्प्लॉय है उन सभी के सामने कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है चाहे कोई भी एम्प्लॉय है वहां पर काम करने वाला, सभी के सामने कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है। सबको हमने पहले से सारी बात बता दी है। अब उन्हें पता है कि आपस में उनको वेल कोऑर्डिनेटेड रहना पड़ेगा। हमने बता दिया है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला 1,000 यूनिट बेचने के लिए काम कर रहा है, ठीक है, हमने पहले बता दिया, हमने पैसा खर्च कर दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और हम खूब यहाँ पर करवाने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो सब चीज़ें। तो जब तुम्हारे सामने एक सेट हो गया टारगेट कि 1,000 यूनिट को बेचना है, उसके लिए मार्केटिंग चल रही है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन वाले को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट क्या करे भाई? उसी के ऊपर काम करना शुरू करे। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करे? उनको फंड रिलीज करे उस काम को करने के लिए। एचआर डिपार्टमेंट क्या करे? उतना ही उनके पास स्टाफ अरेंज करे कि जो 1,000 यूनिट बन जाए उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो ये आपस में उनका क्या है? कोऑर्डिनेशन। क्यों है ये कोऑर्डिनेशन? क्योंकि उनके सामने पहले से क्या सेट कर दिए थे हमने? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अब उन्हें पता है कि उसी के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। सो दिस विल इंश्योर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। तो जब सारे लोग वेल कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, कि इससे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है तो साइड बाय साइड हम लोगों को भी अपना काम करना शुरू कर देना है। तो जब ये लोग वेल कोऑर्डिनेटेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल, एक वेडिंग इवेंट थी, एक कंपनी ने ऑर्गेनाइज करी एक वेडिंग इवेंट। तो जो डेकोर टीम थी वो जो है वो जल्दी आ गई, बट फूड वाले जो थे वो ट्रैफिक में फंस गए। डेकोरेशन हो गई है, खाना नहीं पहुंच पाया है। अरे वाह! तो मैनेजर ने कॉल किया सबको, ट्रैक किया उनको व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और कहा बैकअप शेफ इज ऑन द स्टैंड बाय, डेकोर होल्ड टिल 6, साउंड चेक नाउ। मतलब वो क्या कह रहा है भाई, देखो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाया कि पता चल गया है ना कि फूड वाली जो टीम है वो तो ट्रैफिक में फंस गई है, ठीक है, डेकोरेशन वाले आ चुके हैं। तो उन्होंने समझाया कि एक काम करो डेकोरेशन वालों, 6 बजे तक लगे रहो सजाने में 6 बजे तक, क्योंकि फूड तो अभी पहुंचेगा नहीं। अब फूड नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्नैक्स के साथ ही एंट्री होनी है भाई, लोगों की आती है, लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में सर्व करनी है, जूसेस सर्व करने, कोई आया ही नहीं है। तो तुम डेकोरेशन करते रहो 6 बजे तक, और जो तब तक बैकअप जो शेफ है उन्हें अरेंज करो, ठीक है, तब तक साउंड चेक करते रहो, ये सब काम करते रहो, इनको अटकाए रखो ताकि जब तक ये सब काम हो तब तक हमारी फूड टीम पहुंच जाए। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो दैट्स कंट्रोलिंग इन एक्शन, which means the coordination in action, keeping all the teams aligned with the main plan, कि सभी लोगों को मेन प्लान के साथ क्या करा है, यहाँ पर अलाइन किया है। ठीक है जी, अब आता है हमारा आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमें हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल,
आज आपकी टीचर ने आपको कहा कि हेलो गाइस, क्या करना है आप लोगों को, कल एक टेस्ट प्रिपेयर करके आना है। क्या प्रिपेयर करके आना है? टेस्ट प्रिपेयर करके आना है। और कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करके आने हैं? आज में 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करके आना। कल टेस्ट है, मॉर्निंग में टेस्ट है। एक बात बताओ, क्या ये सही है? एक दिन में जितना टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है उस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्या वो सही है? क्या ये जो स्टैंडर्ड आपके लिए सेट किया गया वो सही है? मैंने एक बच्चे को कहा जो कहता था कि मैडम मुझे तो अपना बिजनेस चलाना है 12th के बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ ठीक है 50-60% आ जाए। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, तुम 70% लेकर आओगे, 70%। क्या ये स्टैंडर्ड सही है उसके लिए? बताइए, क्या ये स्टैंडर्ड सही है? मैंने अपने वर्कर को कहा मुझे पता है कि एक मशीन अगर काम करती है 1 घंटे तो 10 यूनिट्स ही बना पाती है एक मशीन, बट मैंने कहा कि आपको 12 यूनिट बनानी है, तो क्या वो मशीन 12 यूनिट बना पाएगी? क्या ये स्टैंडर्ड सही है? नहीं। तो कंट्रोलिंग में हम लोग यही टाइम टू टाइम चेक करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते हैं कि हमें एक्यूरेसी चेक करनी है। ना तो मुझे ऐसा स्टैंडर्ड बनाना है जो अचीव ही ना हो सकता हो, ठीक है, ना मुझे ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है जो बिलो द लेवल हो कि भैया मैं कह रही हूँ कि ठीक है 5 यूनिट बना दो, तो ये तो रिसोर्स का वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, जज करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। कई बार हम बना लेते हैं, सोच लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, हम लोग बनाते हैं ना 90+ का टारगेट, वो पता है क्या होता है, धीरे धीरे आते आते अरे यार ठीक है यार 70% आ जाए तो ही काफ़ी है, फिर धीरे धीरे कुछ तो कहते रहते हैं अरे यार पास हो जाए उतना ही बहुत है। क्या हो रहा है तुम्हारा? वक्त के हिसाब से तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है। तो कंट्रोलिंग यही करता है कि आपके स्टैंडर्ड को क्या करता है? रिवाइज करता है, चेक करता है। तो देखो लिखा है a good control system enables the management to verify whether the standards set are accurate and objective, कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो एक्यूरेट है, सही है, ज़्यादा या कम तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज, तो उससे क्या होगा कि जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम एक बार रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड को, किसके हिसाब से? इन द लाइट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, क्योंकि देखो एनवायरमेंट भी बदल रहा है ना, परिस्थितियां भी बदल रही हैं, तो बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से हमको इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है? चेंज भी करना पड़ता है। पहले मशीन अच्छी चल रही थी, 10 यूनिट बना पा रही थी, मशीन पुरानी हो गई है, 6 साल हो गए हैं उसको, अब नहीं बना पाती है 10 यूनिट, अब 8 यूनिट बना पा रही है, तो हमें उसको क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। देखो जरा एग्जाम्पल, एक बेकरी ने स्टैंडर्ड सेट किया कि जितनी भी कुकीज होंगी वो 50 ग्राम की होंगी, ठीक है। एक कस्टमर कहता है व्हाई इज माइन द साइज ऑफ अ कॉइन, मेरी वाली सिर्फ एक सिक्के के बराबर क्यों है? चलो भाई अच्छा, सो मैनेजर चेक्स एंड रियलाइजेस दैट वेइंग मशीन वाज फॉल्टी, तो उसने देखा कि भाई हम तो काम अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, बट वेइंग मशीन जो है उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है, अब इसको बदलना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कंट्रोलिंग इन्हीं सब चीज़ों को चेक करती है। सो कंट्रोलिंग रिवील्ड दैट द सेट स्टैंडर्ड्स वर नॉट वर्किंग, सो दे फिक्स्ड इट, उन्हें लगा कि जो हमने करंट में स्टैंडर्ड सेट कर रखा था वो काम नहीं कर रहा, तो लेट्स फिक्स इट, इसको ठीक करते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और इसको पढ़ने के बाद ओ आई एम CA, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक कंट्रोलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये और बहुत प्यारा सा चैप्टर है और अगली ही क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा, तो तब तक यहाँ तक इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सो मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ लास्ट 2 टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।